हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये है फोर्थ लेक्चर और आज हम स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ 1826 के आसपास की बात है। हमारे एक साइंटिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम जर्मन फिजिसिस्ट थे। ये कहे कि ठीक है, पोटेंशियल की वजह से करंट चल रहा है, ये बात को समझ में आ रही है, बट क्या इस पोटेंशियल को बढ़ाने घटाने से करंट में कोई चेंज आएगा? और चेंज आएगा तो कितना चेंज आएगा? क्वेश्चन आया कि अगर पोटेंशियल को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या करंट में कोई चेंज आ रहा है? अगर करंट में चेंज आ रहा है तो कितने अमाउंट से चेंज आ रहा है? मतलब वो रिलेशन मुझे चाहिए। ये रिसर्च करने लगे, डिफरेंट कंडक्टर ले रहे हैं, उसके अक्रॉस बैटरी लगा रहे हैं, कंडक्टर में एमीटर और वोल्टमीटर सेट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि करंट का वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन, करंट का वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन है, ये चेक करना स्टार्ट कर। तो इन्होंने क्या पाया कि अगर कोई कंडक्टर है और इसके अक्रॉस हम एक बैटरी लगा दें, ये ए और बी कंडक्टर है और इसके अक्रॉस में एक बैटरी लगा दी, ये बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी का नेगेटिव, और ये बैटरी कैसी है? वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब कि ये इसका वोल्टेज कम ज्यादा किया जा सकता है। क्लियर है? ये जब भी कोई चीज वेरिएबल होता है तो ऐसे एरो बना दिया जाता है, जैसे यहां पर दिख रहा है, तुम लोग दिख रहा है कि नहीं? ज्यादा जूम है? जी भैया दिख। चलो, तो अगर हम इसके पोटेंशियल को वेरिएबल बना दें और फिर हम लोग यहां पर करंट मेजर करें, करंट कैसे मेजर करेंगे? हम सीरीज में लगा देंगे एक एमीटर, एमीटर विच मेजर्स करंट। सीरीज में लगा दिया एमीटर, सीरीज मतलब साथ में उसके, और अब यहां से V को बढ़ा रहे, तो ये क्या यहां पर पाए? एक्सपेरिमेंटली क्या डिटरमाइन किए कि जैसे जैसे V को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे ही ये जो करंट I है वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि जो ये V है किसी भी कंडक्टर के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जैसे V इंक्रीज करेगा वैसे I भी इंक्रीज करेगा। बट जानते हो दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं चल रही थी। अगर ये 2 वोल्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि 2 एम्पियर हो, नहीं, इंक्रीज और डिक्रीज इक्वल थे। याद रखो, इंक्रीज और डिक्रीज इक्वल थे बट वैल्यूज इक्वल नहीं थी। तो ये जो डिफरेंस आ रहा था वैल्यू का, ये इन्हें बहुत परेशान कर रहा है। ये कहे अगर चेंज इक्वल है तो वैल्यूज भी तो इक्वल होनी चाहिए, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है वैल्यू में? परेशान थे, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिर आगे इन्होंने कहा कि अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो एक परंपरा है फिजिक्स में कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू से रिप्लेस करेंगे तो क्या लगाते हैं? कांस्टेंट कांस्टेंट। कांस्टेंट। यहां पर एक कांस्टेंट यूज किए R, यहां पर एक कांस्टेंट यूज किए R, तो ये क्या बन गया? V इज इक्वल टू आर आई। तब इनको बात समझ में आई, अच्छा ये है, ये रीजन है क्यों वैल्यू सेम नहीं आ रही थी, क्योंकि ये R फैक्टर से जब मल्टीप्लाई होगा I तब V के बराबर आएगा। इन्होंने कहा कि ये जो R आया है ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वेयर R इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। आर को इन्होंने कहा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का मतलब समझते हो? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का मतलब होता है कि दो इंडिविजुअल चीज को
इक्वेट करने के लिए, जो वैल्यू कम पड़ रही थी उसे बराबर पे ले आने के लिए जो मल्टीप्लीकेशन हम लोग किए यहां पर, वही होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। मतलब प्रोपोर्शनल बनाने के लिए जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, जिस कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं, वही है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? सर। यस सर। चलो, जी भैया। तो आर मिल गया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बट बात यह है कि प्रैक्टिकली ये आर क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच में आर क्या है। बट उससे पहले ओम्स के ये जो नियम है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसकी एक कंडीशन है, ये हर जगह वैलिड नहीं है, ये हर जगह वैलिड नहीं है। क्या कंडीशन है? क्या ये तब वैलिड होगा जब जहां पर भी ये एक्सपेरिमेंट हो रहा हो वहां का टेम्परेचर कांस्टेंट हो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी कि ये एक्सपेरिमेंट जिस जगह भी हो रहा होगा, जहां पर भी एक्सपेरिमेंट ये हो रहा होगा, वहां का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। और क्या बोले, एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन बताए। क्या ये जो कंडक्टर है जिसके अक्रॉस हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, जिसके अक्रॉस करंट निकाल रहे हैं, ये जो कंडक्टर है हमारा, इस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन भी कांस्टेंट होनी चाहिए। फिजिकल कंडीशन भी इसकी कांस्टेंट होनी चाहिए। अब ये फिजिकल कंडीशन क्या है? फिजिकल कंडीशन का मतलब है साइज, शेप, लेंथ, ब्रेथ, ये सब, ये है इसकी फिजिकल कंडीशन, शुड बी कांस्टेंट। क्या ये दो चीज होगा तब तो ओम्स लॉ सेटिस्फाइड है, नहीं तो नहीं है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो ओम्स लॉ सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर फिजिकल कंडीशन वो जो भी कंडक्टर है वो लंबा हो जाए समय के साथ, या फिर छोटा हो जाए, कंप्रेशन हो जाए, इलॉन्गेशन हो जाए, मोटा हो जाए, तो उसमें ओम्स लॉ बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। क्लियर है? मतलब वो कह रहे हैं कि इस वायर की जो ये विड्थ हो, ये यूनिफॉर्म हो, कहीं मोटा पतला ना हो, यूनिफॉर्म हो, तब तो ओम्स लॉ कौन से है यहां पर वैलिड है, नहीं तो नहीं है। क्लियर है? ओम्स लॉ में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि कौन सी कंडीशन में ओम्स लॉ सेटिस्फाई करता है। दो कंडीशन है, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, फिजिकल कंडीशन एंड प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। भैया चलो मटेरियल, देखते हैं। हाँ, मटेरियल भैया। मटेरियल, मटेरियल बदलने का मतलब वायर ही बदल दोगे ना तुम जी भैया। तो इसलिए मटेरियल पे नहीं बोलने की जरूरत। अरे मटेरियल कैसे, कॉपर का उठा के आयरन रखोगे तब तो कंडक्टर ही बदल गया ना। ठीक है ना? इस कंडक्टर का साइज शेप बदल सकता है, वही कॉपर रहेगा तुम उसे प्रेस कर दो, वही कॉपर रहेगा उसे शीट बना दो, साइज शेप हो सकता है। ठीक है ना? चलो लिखेंगे ठीक इसमें है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law, electric current flowing in a conductor, electric current flowing in a conductor electric current flowing in a conductor is directly proportional to potential difference, potential difference potential difference across the ends of conductor, across the ends of conductor।
अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। इसे अभी दोबारा लिखवा दे रहे हैं फिर से। अब इंपॉर्टेंट बात, प्रोवाइडेड क्या क्या सेम होना चाहिए? टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, है ना? जी प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन, should remain same। ये ओम्स लॉ है। फिर मैथमेटिकल इनका देख लो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो यहां से हो जाएगा V इज इक्वल टू आर आई, वेयर हाँ यहां याद रखना, ये V नहीं है, डेल्टा V है, V नहीं है, डेल्टा V है। पोटेंशियल डिफरेंस याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो रहा है? बट जनरली बुक्स में तुम लोग देखोगे V लिख देते हैं, तो मैं बताया था V ही डेल्टा V हो जाएगा अगर एक पॉइंट को हम लोग क्या मान लें, 0। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर एक पॉइंट का पोटेंशियल अगर 0 मान लो, तो जो बचा है वो दूसरा वाला ही तो बचा है ना। इसीलिए जनरल सारी बुक्स इसे लिख देती हैं V इज इक्वल टू आई आर। तो चाहे V लिखो या फिर डेल्टा V लिखो, बात वही है, बट सिंस याद रखना वो पोटेंशियल डिफरेंस बताए हैं, पोटेंशियल नहीं बताए, ये याद रखना। क्लियर है? जी भैया। क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन इसमें? ये डेल्टा V लिखो या फिर V लिखो, दोनों बात वही है, क्योंकि तुम्हें तो बैटरी का वोल्टेज रखना है जो दिया है, और बैटरी का जो वोल्टेज दिया रहता है कि 9 वोल्ट की बैटरी, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। 9 वोल्ट की बैटरी मतलब उसके दोनों टर्मिनल के बीच का 9 वोल्ट डिफरेंस है। क्लियर हो रहा है? हाँ जी भैया। तो इसे ऐसे लिखो या फिर इसे ऐसे लिखो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू आर आई। ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों बात वही है, ठीक है ना, दोनों सेम है। वेयर R इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, where R is proportionality constant, also known as क्या कहते हैं R को? रेजिस्टेंस, also known as resistance। क्लियर है? हाँ भैया। ये फॉर्मूला याद रखना, V इज इक्वल टू आई आर, या फिर V इज इक्वल टू आर आई, बोलो कुछ भी बोलो, ये फॉर्मूला याद रखना। V इज इक्वल टू आई आर बोलने से ज्यादा अच्छा लगता है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है ना, ये याद रखना। इंटू में जानते हो आगे पीछे हो सकता है, आई को पहले लिखो, आर को पहले लिखो, इंटू में चाहे जो लिखो, है ना, 2 इंटू 3 करो, 3 इंटू 2 करो, आना 6 ही है, तो इंटू में चाहे जिसे आगे पीछे लिखो। ये रेजिस्टेंस है। अब बात आई कि ये क्या है, आर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो क्या है। तो जानते हो ये जो हमारे ओम थे, जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने कहा यार जब हमारी रियल लाइफ में हम चलते हैं तो कोई भी मोशन होता है तो उसके एक अपोजिट डायरेक्शन में आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसकी वजह से आता है? सरफेस की वजह से जिससे हम लोग चलते हैं। जिस सरफेस में हम चलते हैं उस सरफेस पे चलने से फ्रिक्शन आता है, और फ्रिक्शन का काम होता है मोशन को अपोज करना। तो करंट भी तो चल रहा है यार, करंट भी चल रहा है, और करंट भी किस पे चल रहा है? सरफेस पे। भाई कंडक्टर क्या है? सरफेस है। करंट चल रहा है और सरफेस पे चल रहा है, तो क्या करंट में फ्रिक्शन नहीं आएगा? आएगा। अब फ्रिक्शन बोल नहीं सकते थे यार उसे, तो उन्होंने एक नया नाम दे दिया, रेजिस्टेंस। है फ्रिक्शन बट क्या है? रेजिस्टेंस।
जो करंट के लिए फ्रिक्शन का काम कर रहा है वो क्या है? रेजिस्टेंस। क्लियर हो रहा है? मतलब जो करंट को फ्लो को रोके, जो करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करे, जो हमारे मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है वो कौन है? फ्रिक्शन। जो करंट के मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा वो कौन है? रेजिस्टेंस। क्लियर है? सेम ऐसे यहां पर भी रेजिस्टेंस केवल एक चीज पे डिपेंड कर रहा है, कंडक्टर। बस केवल कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है। कंडक्टर कैसा है वही बताता है रेजिस्टेंस। क्लियर हो रहा है? जी भैया। क्योंकि यहां पर करंट के लिए सरफेस का कौन काम कर रहा है? कंडक्टर। क्लियर है? एक चीज और है रेजिस्टेंस जिस पे डिपेंड करता है, वो है ये टेम्परेचर। इसी वजह से टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए बोला गया है। रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तुम लोग देखे होगे अपने मोबाइल फोन को, अगर कभी हीट होता है तो चलने में दिक्कत होने लगती है। देखा है कभी? हाँ भैया। अगर मोबाइल फोन हीट ज्यादा हो जाता है तो हैंग करने लगता है, मतलब उसके फंक्शन स्लो हो जाते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? सारे डिवाइसेस में ऐसा बोल दिया जाता है, सारे फोन में ऐसा बोल दिया जाता है कि अगर वो हीट होगा तो वो स्लो हो जाएगा। बट ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या इसका कोई इंप्रूवमेंट नहीं है? इसका कुछ हो नहीं सकता कि हीट भी हो जाए और चलता भी रहे? ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं है। सारी जितनी फंक्शन कर रहे हैं वो एक चीज पे काम कर रहे हैं कि हीट हो बट कूल भी हो जाए। उसमें इनबिल्ट फैन वगैरह दे देते हैं। ऑडियो जा रही है ना मेरी? हाँ भैया। जी भैया। तो इनबिल्ट फैन वगैरह दे देते हैं, बट कभी ये कोई नहीं कह के भेजता कि ये हीट होगा तो भी चलता रहेगा। इसकी जो स्पीड है, जो प्रोसेसर, वो स्लो नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे हीट होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ा तो ऑटोमेटिक करंट कम हो जाएगा। और किसी डिवाइस में जब करंट कम होता है तो उसका फंक्शन स्लो हो जाता है। किसी डिवाइस में जब करंट कम होता है तो उसका फंक्शन ऑटोमेटिक स्लो हो जाता है। अरे भाई तुम चल रहे हो, तुम्हें रोकने वाले ताकतवर हो गए तो रुक नहीं जाओगे यार। करंट चल रहा है बट रेजिस्टेंस बढ़ गया, जो रोकने वाला है वो बढ़ गया, तो करंट को रोकना स्टार्ट कर दिया। अब जब करंट ही रुक रहा है तो कैसे चलेगा? मोबाइल चल पाएगा नहीं। क्लियर हो रहा है? हाँ भैया। ये ओम्स लॉ था। अब बात करेंगे रेजिस्टेंस की, टोटल रेजिस्टेंस की बात करें। ठीक है, नोट कर लो इसे, आगे चलते हैं। भैया इसका मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं जो जीरो रेजिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता हो ना? मैं ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं। एक सोचा गया था मरकरी को, जीरो तो नहीं होता बट नेग्लिजिबल होता है रेजिस्टेंस मरकरी का। मरकरी को ऐसा माना गया था कि वो बहुत कम रेजिस्टेंस देगा, बट मरकरी के साथ एक दिक्कत आ गई। कंडक्टर भी है यार, मेटल है मरकरी। मरकरी मेटल है ना, जानते हो? पढ़ा है ना, मरकरी मेटल होता है। हाँ भैया। तो मरकरी एक ऐसा था जिसको माना गया था कि अच्छा कंडक्टर है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जिसे माना गया था अच्छा कंडक्टर है, बट दिक्कत ये आई कि उसे जब वायर बनाएंगे और रूम टेम्परेचर को लिक्विड होगा, अब मान लो वायर कहीं लटक गया तो पूरा मरकरी एक साइड आ गया, वायर ब्रेक, अंदर से करंट की सप्लाई खत्म। अब परेशान रहो, उसे उठाओ, जुड़ जाए फिर से वो। तो ये सब दिक्कत आ गई थी मरकरी के साथ। फिर ये देखा गया कि सबसे सुपर कंडक्टर होता है सिल्वर, चांदी। पढ़ा है? जी भैया। इलेक्ट्रिसिटी का सुपर कंडक्टर होता है सिल्वर। बट तुम लोग जानते हो चांदी के लिए पूरी महाभारत होगी। अब पता चला अगर सिल्वर के वायर दौड़ा दिए जाएंगे तो सुबह वायर लगाओगे, रात में वायर गायब। इंडिया वैसे भी गजब है इंडिया। सही है ना? यही होता है। हाँ भैया। जी।
तो फिर मजबूरन किस पे आना पड़ा? कॉपर पे। उससे बढ़िया कंडक्टर फिर कॉपर को दिखा गया, कॉपर चल रहा है। जानते हो कॉपर, फैन लेने जाते हो, कहते हैं, पूछते हैं कौन सी बाइंडिंग चाहिए, कॉपर की एल्यूमिनियम? पूछोगे डिफरेंस क्या है, कहेंगे कॉपर वाला महंगा है, एल्यूमिनियम वाला सस्ता है। क्यों? क्योंकि कॉपर अच्छा कंडक्टर है, एल्यूमिनियम थोड़ा सा बुरा कंडक्टर है वो भी कंडक्टर। तो चलो, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर की एक प्रॉपर्टी है। क्या है ये करंट के फ्लो को रोकती है। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। एक ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो करंट को उसमें से चलने से रोकती है। ना, नहीं जा सकते, रुको, करंट मानता कहां है, हम जाएंगे। रेजिस्टेंस, या फिर ऐसे लिखे सुंदर सा, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which opposes the flow of current through it is called resistance. अब ये तो पढ़ ही चुके हैं यार, रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। बात आई क्या रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं? आंसर है यस। कैसे मेजर कर सकते हैं? ये देखो, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, यही फॉर्मूला बनेगा ओम्स लॉ से। हाँ भैया। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अब मेजर करोगे किसी चीज को तो यार यूनिट होनी चाहिए उसकी, तो क्या होगा यूनिट? द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। अब एक तो परंपरा जानते हो साइंस की यार, कि जो खोजेगा उसका नाम होना चाहिए, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा और अपनी थ्योरी वापस ले लेगा। ले लिए होते पढ़ना ना पड़ता। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। और ओम का एक सिंबल है, क्या सिंबल है? ऐसे, ये ऐसे मटके की तरह, इसे उल्टा बनाना बस, मटके को उल्टा करके रख दो, ओम है। ठीक है, 2 डायमेंशनली देखना है, 3 डायमेंशनली नहीं। ये ओम का सिंबल है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। और ओम देखो किसके बराबर है, ये देखो, V से वोल्ट, I से एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को क्या कहते हैं? ओम। 1 वोल्ट पर एम्पियर को 1 ओम कहते हैं। 1 वोल्ट पर एम्पियर को 1 ओम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, एमसीक्यू वगैरह बड़ा काम आती है। जैसे एमसीक्यू होता है ना, एमसीक्यू पूछ लेगा कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ भैया। यस सर। खुशी हो तुम आज? हाँ सर है। अच्छा, कल भी थी? हाँ सर। रेगुलर हो? हाँ, एक अच्छी बात जानते हो इसमें क्या होती है, कि तुम लोग की ऑटो अटेंडेंस लग जाती है इसमें। जो लोग आओगे जानते हो, एक चीज और ये बताता है, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के, कितने मिनट कौन वीडियो देखा है, लाइव वीडियो को कौन कितनी मिनट देखा वो भी बताता है। कि इनकी ये 57% अटेंडेंस थी, इनकी 37% अटेंडेंस थी, इनकी 100% अटेंडेंस थी। आज ऑटो अटेंडेंस इसमें सिस्टम है, बड़ा बढ़िया था यार। पहले पता होता है तो ये जितने कोरोना में क्लासेस चले सब टीचमेंट से चलते। चलो नेक्स्ट, अब बात आ गई, रेजिस्टेंस हो गया हमारा, यूनिट हो गई रेजिस्टेंस की। और फिर से वही, जैसे हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन किए, जैसे हम 1 वोल्ट को डिफाइन किए, वैसे अब डिफाइन करेंगे 1 ओम को। क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 ओम।
क्वेश्चन आया डिफाइन 1 ओम। ये तुम लोग के लिए होमवर्क दे दें क्या? एक आध अपने से ट्राई करो कैसे किसी एसआई यूनिट को डिफाइन किया जाता है फॉर्मूले की हेल्प से। जी डिफाइन 1 ओम कर लोगे? इजी होता है यार, कर लोगे? जी बिल्कुल। सब लोग बोलते एक बार जरा सर, कर लोगे? हाँ भैया। Yes. आज वो नहीं है क्या, क्या नाम है उसका? यशराज आयुष्मान। ठीक। आयुष्मान आयुष्मान। है सर। अच्छा आयुष्मान हो। आयुष्मान ये लग रहा है आज मोबाइल रख के सो गया। नेटवर्क वीक है सर उसको। नेटवर्क भी कोई बात नहीं, मान लिया जाएगा वो है। चलो, तो कैसे डिफाइन करोगे आप कि 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा? जब किसी कंडक्टर के क्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो और उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो करे, तो वो जो कंडक्टर ऑफर करेगा 1 ओम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। क्लियर है? हो जाएगा डेफिनेशन? हाँ भैया हो जाए। जी चलो, जानते हो ये जितनी हायर क्लासेस में हम लोग जाते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कम होता है, ग्राफिकल कैलकुलेशन ज्यादा होता है। क्लास 9th में तुम लोग देखे होंगे कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, याद है? v इज इक्वल टू, U plus AT. वेरी गुड, s इज इक्वल टू, UT plus half AT square. बहुत बढ़िया, और v स्क्वायर इज इक्वल टू, यू V स्क्वायर square प्लस minus टू U ए square equal to 2AS. हाँ ओके, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, कुछ भी बोल सकते हैं। ये तीनों इक्वेशन के डेरिवेशन पड़े हो गए यार। मैथमेटिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। मैथमेटिकल से कहीं इजी होता है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ से किसी चीज को सॉल्व किया जाता है तो बहुत आसान हो जाता है। रेजिस्टेंस को तुम लोग इसी फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, बल्कि और भी तरीके हैं रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने। एक तरीका होता है ग्राफिकल मेथड। कैसे? ग्राफ की मदद से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं एक बार। हेडिंग लिखेंगे वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट के बीच का ग्राफ। मैं बार बार बता रहा हूं, अब जहां पर भी मैं वी लिखूंगा समझ जाना पोटेंशियल डिफरेंस ही लिख रहा हूं, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूं। ठीक है ना? ऐसे बुक्स में भी होता है, जहां वी लिखा रहेगा वो मानना पड़ेगा तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल जैसी चीज हमारे लिए न्यूमेरिकल के लिए बनी ही नहीं, केवल पोटेंशियल डिफरेंस बना है। ठीक है ना? तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को ही वी से लिख के चलते हैं, बार बार डेल्टा वी कौन लिखेगा, इसलिए वी से लिख के चलते हैं। तो अगर हम लोग वी आई ग्राफ बनाए किसके लिए? ओम्स लॉ के लिए। ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ फॉलो, ओम्स लॉ को ओबे करे, अगर उसके लिए वी आई ग्राफ बनाओगे। वी आई ग्राफ का मतलब एक ऐसा ग्राफ जिसके एक एक्सिस पे वी हो और दूसरे एक्सिस पे आई हो। किसी पे भी रख सकते हो आप, उसके लिए इंडिपेंडेंट हो। तो मान लो मैं इस वाली एक्सिस पे वी ले लिया, किसमें ले लिया? इन वोल्ट, वोल्ट में मैं ले लिया वी। इस वाली एक्सिस पे, कौन सी एक्सिस है ये? एक्स एक्सिस है। फिर जानते हो इधर क्या लिखा जाता है? एक्स डैश लिखा जाता है। ये ग्राफ बनाने के तरीके बता रहे तुम लोग को। ये वाई एक्सिस होता है और इधर क्या लिखा जाता है? वाई डैश लिखा जाता है। इधर मैं ले लिया आई करंट, किसमें ले लिया? एम्पियर में ले लिया, और ऐसे एरो लगाया जाता है। इसका मतलब होता है कि करंट इधर बढ़ रही है और वोल्टेज इधर बढ़ रही है। क्लियर है? अगर कोई कंडक्टर के लिए आप ग्राफ बना रहे हो, किसके किसके बीच का? वी और आई के बीच में। कैसे बनाया जाता है देखो ग्राफ, ये प्रैक्टिकल करवाया जाता है, बट तुम लोग को बोर्ड पे ही मैं बता दे रहा हूं। ये एक कंडक्टर में मान लिया, कंडक्टर हमेशा ऐसे ही बनाए जाते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे कंडक्टर बनाए जाते हैं। और इस कंडक्टर को मैं एक बैटरी से ऐड कर दिया।
बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इस कंडक्टर के अक्रॉस मुझे V भी निकालना है और I भी निकालना है, ठीक है ना। तो हमेशा I निकालने के लिए एमीटर का यूज करते हैं और सीरीज में यूज करते हैं, याद रखना तुम लोग। एमीटर का यूज हमेशा कैसे करते हैं, सीरीज में। सीरीज का मतलब ये और ये एक लाइन में कनेक्टेड होंगे, ये और ये एक लाइन में कनेक्टेड होंगे। और पैरेलल में का मतलब होता है कि इससे एक वायर और इसके मतलब दोनों एंड से एक एक वायर लेके इसमें वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दो। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है और एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। क्लियर हो रहा है सीरीज और पैरेलल क्या है? वैसे मैं एक बार पढ़ा दिया हूं तुम लोग को। हाँ भैया। चलो, तो अब यहां से क्या कर रहे हैं, V को अगर यहां से बैटरी के वोल्टेज को अगर इधर उधर करोगे तो यहां पर उसकी वैल्यू बताएगा और यहां से करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। तो यहां पर ग्राफ जब हम लोग बनाएंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, 10th में पढ़े हो ना कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं मैथ में। मैथ में ग्राफ प्लॉट करना तो सीखे होगे ना, पॉइंट्स वगैरह Yes, प्लॉट sir. करते हो, फिर वो जी निकालते हो कि इसके रूट्स कहां पर निकलेंगे, सीखा है ना ये। जी भैया। तो यहां से अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे ग्राफ मिला तुम लोग को, क्या मिला, स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला किसके किसके बीच का, V और I के बीच का, तो ये मान लेना कि ये कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। ओम्स लॉ को ओबे करने का मतलब ये फॉलो कर रहा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस लॉ को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन आई तब याद रखना, अगर स्ट्रेट लाइन आई तो हम लोग लिखते हैं ये कैसा कंडक्टर है, ओहमिक कंडक्टर है। ओहमिक कंडक्टर, कंडक्टर कैसा है, ओहमिक कंडक्टर है। ओहमिक का मतलब ओम्स लॉ को ओबे करेगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आई, कैसी भी लाइन आई, ऊपर जाए टेढ़ी जाए कैसे भी घूमते हुए जाए, स्ट्रेट लाइन ना हो बस। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है V और I का ग्राफ तो वो नॉन ओहमिक है। कैसा है, नॉन ओहमिक। ओहमिक कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन होगा। नॉन ओहमिक कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब एक में मन में तुम लोग के क्वेश्चन आएगा, क्या जरूरी है हर बार ये ओरिजिन से ही स्टार्ट हो? इसे ओरिजिन कहते हैं, ठीक है ना। जहां पर 0 0 होते हैं, x का भी 0 y का भी 0 जहां पर होता है, उस पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है और O से लिखा जाता है, O से, ओरिजिन। सुना है ना ओरिजिन वर्ड? हाँ भैया। जी भैया। तो ये जरूरी नहीं है ओरिजिन से ही ये स्टार्ट हो, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए बस, जरूरी नहीं है ओरिजिन से स्टार्ट हो, ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है। देखो ये ऐसे यहां से स्ट्रेट लाइन हो बस, जरूरी नहीं है ओरिजिन से हो, यहां से भी स्टार्ट हो सकता है। ऐसे स्ट्रेट लाइन हो बस, जरूरी नहीं है ओरिजिन से हो, ठीक है ना। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये कंडक्टर कैसा होगा, ओहमिक कंडक्टर होगा और ये ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करेगा। अगर ओहमिक कंडक्टर है तभी तुम लोग R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो ओम्स लॉ की हेल्प से, नहीं तो नहीं कैलकुलेट कर सकते। फिर सुन लो, अगर ओहमिक कंडक्टर है तभी R की वैल्यू ओम्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट हो सकता है, नहीं तो नहीं कैलकुलेट हो सकता, ठीक है। तो सारे कंडक्टर ओम्स लॉ क्यों नहीं ओबे करते? सारे कंडक्टर ओम्स लॉ इसलिए नहीं ओबे करते क्योंकि कुछ कंडक्टर के फिजिकल कंडीशन चेंज हो सकते हैं। जिनके फिजिकल कंडीशन चेंज हो जाते हैं हीट वगैरह होने से, क्योंकि रेजिस्टेंस लगता है यार वहां पर। और जब रेजिस्टेंस लगेगा तो रेजिस्टेंस क्या है, फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन देखो, जहां पर भी फ्रिक्शन होता है हीट आता है कि नहीं, हाथ से ही तुम लोग देख सकते हो, ऐसे इसे रब करो हीट अपने आप जनरेट होगी। तो वहां पर भी तो करंट रब कर रहा है उस कंडक्टर को, तो हीट डेवलप होगी। और हीट डेवलप होने से अगर वो अपने फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज ला दिया तो ओम्स लॉ वहां से गड़बड़ हो गया। ओम्स लॉ के लिए कंडीशन पढ़े हो ना कि फिजिकल कंडीशन सेम होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। भैया, हाँ, इज इट नेसेसरी कि जो ये ग्राफ बने, ये स्लोप ही बने, कांस्टेंट नहीं हो सकता, यानी पैरेलल टू V? पैरेलल टू V इसका मींस कि V तुम चाहे जितना इंक्रीज करो I बढ़ेगा ही नहीं, तो वो नॉन ओमिक हो गया ना। वो ओम्स लॉ को ओबे कहां कर रहा है, ओम्स लॉ कह रहे हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर V बढ़ेगा तो I को भी बढ़ना चाहिए,
यहां पर देखो दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, देखो जैसे जैसे v बढ़ रहा है वैसे वैसे i भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि हाँ नहीं? भैया। जी भैया। तो अगर और कोई भी होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, इसके सिवा कोई भी ग्राफ होगा तो मान लेना नॉन ओमिक है, वो ओमिक नहीं है। ठीक क्लियर है? ठीक। क्लियर है? और एक और बात जान लो, ये जरूरी है नहीं है कि v हमेशा इधर ही रहे। v को तुम लोग इधर भी ले सकते हो, किधर भी ले सकते हो। अगर मान लो मैं इधर लिखना चाहूं, ये v हो जाए वोल्ट में और ये i हो जाए एम्पियर में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो जिधर बना लो। ठीक है ना? सर जी भैया। हाँ, सर वी आई के वी के, तो सर हम आई आर क्यों नहीं लिख सकते? फिर से बताओ। तो जैसे आई के, तो सर आई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता होगा वोल्टेज के, तो सर v इक्वल टू आई आर इक्वल टू वी आर नहीं लिख सकते? एकदम सही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i लिखते हैं, तो i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v क्यों नहीं लिखते? एकदम सही है। यहां पर कॉज और इफेक्ट की खेल है, कॉज और इफेक्ट का खेल है। बात यह आई कि आपके हाथ में है क्या, क्या कॉज है और क्या इफेक्ट है। v v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। याद आया? मैं बताया था कि ये मान लो हमारे पास कोई हमारा एक प्लेन है और इस प्लेन का भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसके एंड का, बता सकते हो मुझे? अभी इसके एंड का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? जीरो, जीरो। और इस पे अभी मैं पेन रखा हूं, पेन को मानो करंट है, पेन को मानो करंट है, क्या पेन चल रहा है? नहीं भैया। नहीं। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस इतना किया, पेन चला? हाँ भैया। मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूं पोटेंशियल, अब मैं फिर से पेन को रखूंगा, क्या तेज चला? हाँ भैया। मैं और बढ़ाता हूं, अब मैं फिर से रख रहा हूं, क्या और तेज चला? हाँ भैया। यस सर। हमारे हाथ में क्या है, वी है कि आई है? वी। वी। तो जो हमारे हाथ में होता है उसे कहते हैं कॉज, और इसकी वजह से जो होता है उसे कहते हैं इफेक्ट। कॉज इफेक्ट, हमेशा कॉज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफेक्ट होता है, याद रखना। जो हमारे हाथ में होता है उसे पहले लिखा जाता है, और जिसकी वजह से जो चेंज हो रहा है उसे बाद में लिखा जाता है। क्या हम करंट को अपने हिसाब से करके पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं? नहीं भाई, पेन को तेज चला के पोटेंशियल बदल सकते हो क्या? ऐसा पॉसिबल है? नहीं भैया। नहीं। बट अगर पोटेंशियल बदल दो तो पेन तेज चलेगा, ऐसा पॉसिबल हाँ। है? हाँ भैया। यही वजह है कि हम उसका उल्टा नहीं लिख सकते। खुशी क्लियर हुआ? खुशी क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो, अब बात आई कि ग्राफ ओम्स लॉ पता चल गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। हाँ, ये एक चीज जान लो, आपके सिलेबस में केवल ओमिक ग्राफ मिलेंगे, बस नॉन ओमिक ग्राफ मिलेंगे ही नहीं, केवल ओमिक ग्राफ मिलेंगे। तो अगर हमारे पास ग्राफ हो तो हम इस ग्राफ से कैसे आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? चलो देखते हैं। कोई ग्राफ होता है तो क्या इसका स्लोप पढ़े हो? स्लोप, हाँ स्लोप का भैया। एक जनरल फॉर्मूला होता है, बता सकते हो मुझे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसे याद कर लो, लाइफ टाइम काम देगा बेटा, लाइफ टाइम। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इस चीज को याद कर लो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लाइफ टाइम काम देगा।
अब इससे क्या फायदा होगा, देखो y का मतलब y एक्सिस पे जो भी रखा उसे रख लो, तो डेल्टा अपनी जगह पर y एक्सिस पे क्या है, v, डेल्टा v। x की जगह पर x एक्सिस वाला रखो, x पे क्या है जल्दी से बता दो, आई। i, और ये क्या है, स्लोप है। तो स्लोप किसके बराबर आ गया, डेल्टा v अपॉन डेल्टा i। ये जनरल फॉर्मूला है बेटा, ये जनरल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप किसी भी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो इसे। बस y पे जो हो वो रख देना, x पे जो हो वो रख देना। स्लोप के 10 फॉर्मूले आ जाएंगे, हर ग्राफ के लिए अलग फॉर्मूला स्लोप का, ठीक है ना। ये किसी के लिए चेंज नहीं होगा, ये सबके लिए यूनिवर्सल फॉर्मूला है। y की जगह पर जो y पे रखा ना वो रख देना, और x की जगह पर x एक्सिस वाला रख देना, काम हो गया। बस याद तुम्हें करना है स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x, और कुछ नहीं याद करना। ये फॉर्मूला जाना पहचाना लग रहा है क्या, v अपॉन आई। यस सर, रेजिस्टेंस का है। रेजिस्टेंस का मीन्स हमें क्या पता चल गया, क्या पता चल गया कि अगर v और i के ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस। फिर समझ लो, अगर v और i के ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, रेजिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट बात जानना, ये स्लोप बराबर tan थीटा भी होती, जो आयुष बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा, स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा, स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आई सर थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा इज एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, थीटा इज एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये थीटा, थीटा इज एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इस कर्व का जो भी एंगल होगा वही थीटा है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। यस सर। अब यहां पर तुम लोग एक चीज याद रखना, यहां पर तुम लोग को लाइफ टाइम के लिए कभी ना भूलने वाला चीज बता रहे हैं। तुम्हें थीटा हमेशा आई वाले एक्सिस से लेना है, थीटा हमेशा आई वाले एक्सिस से लेना है, चाहे आई जहां जाए हम आई का पीछा नहीं छोड़ेंगे। आई एक्स पे रहे, आई वाई पे रहे, हमें मतलब नहीं है, हमें आई से ही थीटा लेना है। लाइफ टाइम कभी रेजिस्टेंस गलत नहीं होगा, इस चीज को रट डालो। कोई कहे कि स्लोप बराबर 1/r होता है, ना मानो, हो सकता है, हो सकता है स्लोप इज इक्वल टू 1/r भी हो सकता है, बट उसे पढ़ना ही नहीं है आपको, कंफ्यूज नहीं होना। तुम स्लोप बराबर r मानो, हमेशा स्लोप बराबर r मानो, कि स्लोप किसके बराबर आएगा, r के बराबर आएगा। बट एक चीज को ना भूलना कि i से ही हमेशा एंगल लेना है, i जिधर रखा होगा उधर ही से आपको एंगल लेना है, कभी भी गलत नहीं होगा बेटा, याद कर लो कि जिधर आई होगा उधर ही से एंगल लेना है। इसे बल्कि लिख लो हिंदी में ही कि जिधर आई होगा उधर ही से एंगल लेना है, उसी लाइन से एंगल लेना है, और स्लोप को हमेशा आर के बराबर लेना है, कभी भी गलती नहीं होगी, कभी भी गलती नहीं होगी। क्लियर है भैया, हाँ, अगर y एक्सिस पे हम लोग अगर करंट ले लें और x एक्सिस पे हाँ। अगर वोल्टेज, तो ये फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा ना। वही तो बता रहा था मैं, यही तो बता रहा था कि बहुत सारी बुक में स्लोप इज इक्वल टू 1/r भी मिलेगा। कब मिलेगा, जब हम यहां पर, इसे पहले नोट कर लो फिर मैं आगे बताता हूं, इसे नोट कर लो, यहां पर लिख लो थीटा शुड बी टेकन फ्रॉम करंट एक्सिस, जिधर करंट होगा उस एक्सिस से हमेशा थीटा लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपने आप को कंफ्यूजन से बचाना है तो इस चीज को याद कर लेना, लाइफ में कभी कंफ्यूजन होगी बताना मुझसे।
चले आगे, इरेज करें। हाँ भैया। जी भैया। चलो अब मैं इधर कंसीडर कर रहा हूं कि ये आई है। अब देखना, ये आई है, आई किसमें, एम्पियर में, और ये वी है, वी किसमें, वोल्ट। वी किसमें, वोल्ट में। और याद रखना मेरी बात, मैं क्या कहा था कि थीटा हमेशा आई से लेना है, थीटा हमेशा आई से लेना है। तो हमारा स्लोप इज इक्वल टू आर, ये फॉर्मूला कभी नहीं बदलेगा। अब चलो, स्लोप बराबर क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और स्लोप कहता है कि जिससे थीटा जुड़ा रहे वही एक्स एक्सिस है। स्लोप कहता है जिससे थीटा जुड़ा रहे वही एक्स एक्सिस है। हो गया काम, हो गया काम। अब हमारा एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया। कहोगे ये गलत हो जाएगा, वाई हमेशा ऊपर लेते हैं, एक्स नहीं ले सकते। ये कभी भी गलत नहीं होगा। तुम इंडिपेंडेंट हो वाई को चाहे जहां मानो, तुम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो। दुनिया का कोई टीचर इसे गलत नहीं कहा। अब बताओ क्या आयुष मेरा फॉर्मूला बदला? नहीं भैया, अब नहीं बदला। याद रखना, उससे बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कब वन अपॉन आर ले, कब आर ले। भूल जाओ उसे, भूल जाओ। एक चीज याद रखो, जिधर आई जाएगा पीछा नहीं छोड़ना है आई का, आई से ही थीटा लेना है। क्लियर है, क्लियर है, हो जाएगा, हाँ भैया। हो जाएगा। चले आगे। जी भैया। हाँ भैया। एक चीज और जान लो, जिसका थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। वेरी इंपॉर्टेंट। इफ थीटा इज ग्रेटर, if theta is greater then R will be greater। अगर थीटा ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। सब एमसीक्यू के लिए ट्रिक बता रहा हूं, ये सारी चीजें एमसीक्यू में बहुत मदद आने वाली है। एक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, जो तुम्हारी इसी पे बेस्ड है कि अगर थीटा ज्यादा होगा तो आर ज्यादा होगा। चले देखें क्वेश्चन, चलो देखते हैं। चलो देखते हैं। ये V है, ये I है। तुम लोग को एक मजे की बात बताओ कि तुम लोग को जितने क्वेश्चन मिलेंगे उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं लिखा रहेगा, केवल I और V लिखा रहेगा बस। तो तुम चाहे जिसे एक्स मानो चाहे जिसे वाई मानो, कोई दुनिया जानने नहीं पाएगी तुम किसे एक्स माने किसे वाई माने। ठीक है ना, और अपना काम हो जाएगा। ठीक है, और ये ग्राफ दिए हैं, 1 2 3 और 3.5 R1 R2 R3 और R4। जल्दी से बता दो इन चारों के बीच का रिलेशन, जल्दी से बता दो इनके बीच का रिलेशन। R1 इज ग्रेटर देन, R2 इज ग्रेटर देन, R3 इज ग्रेटर देन R4। ओहो, ये क्या है, R4 is greater than, R3 is greater than, R2 is greater than R1। ओहो, ये क्या है, R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4। ये कैसी बातें हैं सर? R1 is greater than, R2 is less than, R3 is greater than R4। जल्दी से बता दो कौन सा आंसर सही है? सेकंड। ऑप्शन सेकंड। अरे क्या बात है, तो नाम पढ़ने लगे क्या? भैया पहले से ही ये सब पढ़े थे।
R4 is greater than R3 is greater than R2 is greater than R1. क्या ये सही है? जी भैया। Yes, sir. R4 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। हम चलेंगे एंगल पे, इसका एंगल इतना, इनका इतना, इनका इतना और इनका इतना। एंगल हमेशा किधर से लेना है? आई से, याद रखना। जिसका एंगल बड़ा उसका रेजिस्टेंस बड़ा, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस R4, फिर R3, फिर R2, फिर R1। सही। और अब यही क्वेश्चन है, ऑप्शन यही है, मैं आई को यहां V कर दे रहा हूं, V को यहां I कर दे रहा हूं। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन First ऑप्शन वाला। ए। ऑप्शन वन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एंगल किधर से लेना है? इधर से, ऐसे 1 2 3 3.5। चलो, सही है। हाँ। चले, अब कैलकुलेशन पार्ट पे चलते हैं। बहुत हो गया हंसी मजाक, कैलकुलेशन पार्ट पे चलते हैं। तुम्हें ग्राफ बनाने के लिए भी कह सकते हैं, तुम्हें ग्राफ बनाने के लिए भी कह सकता है। वैसे मिथुन सर को मैं एनकरेज कर रहा हूं, और अगर एनकरेज कर लिया तो तुम लोग इसका प्रैक्टिकल करने आ जाओगे, ठीक है ना? थोड़ा सा लैब और मेंटेन करवा लें तुम लोग के लायक, तो फिर बुलवा लेंगे, तो तुम लोग इसका प्रैक्टिकल कर भी लोगे, और तब और आनंद आ जाएगा ओम्स लॉ पढ़ने में। जब सामने प्रैक्टिकल होगा तब आनंद बढ़ जाएगा ओम्स लॉ का। क्वेश्चन है, फाइंड द रेजिस्टेंस, फाइंड द रेजिस्टेंस इफ, क्या दिया है? क्या दिया है? दिया है हमें, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो सब गड़बड़ हो जाता है। हाँ, क्या दिया हम लोग को? सतनाम इंक लेते आना यार, बड़ी कमी आ गई है इंक की, सारे मार्कर सूखते जा रहे हैं। सतनाम सुन रहे हो ना? जी भैया। हाँ, अभी तीसरा मार्कर यूज कर रहा हूँ, 2 बंद हो गए, अब ये जब तक चले। 1 2 3 4 5, 3 5, ठीक। ये V वोल्ट में दिया है, हाँ, और I एम्पियर में दिया है। ये है, और तुमसे कहा है रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो क्या करना है? पहले हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ प्लॉट कर लोगे तो काम हो जाएगा। और सर हम ग्राफ पेपर चाहिए, नहीं भाई, ग्राफ पेपर थोड़ी जरूरी है, हम बिना ग्राफ पेपर के भी बना सकते हैं ग्राफ। देखो कैसे, स्केल उठाओ और पेंसिल उठाओ, पेन उठाओ, और क्या चाहिए? कॉपी चाहिए जिसमें बनाना है। चलो, अब किधर रखे V, किधर रखे I, तुम्हारी मर्जी है, चाहे जिधर रखो। चलो, इधर 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 V रख लेते हैं, और इधर 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 I रख लेते हैं। सब इंडिपेंडेंट हो, किसी की मर्जी नहीं है तो दूसरी साइड रखो, कोई दिक्कत नहीं है। V में देखो कहां से कहां तक दिया है, 2 से लेकर 6 तक। ऐसा डिवाइड करो इक्वली कि 6 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, कम से कम भी आ जाए और ज्यादा से ज्यादा भी, बट इंटरवल सेम होना चाहिए। तो मान लो मैं 2 2 ले लूं, अगर नहीं गड़बड़ हो जाएगा, 1 1 लेंगे, 1 2 3, सेम स्पेसिंग होनी चाहिए, सेम स्पेसिंग होनी चाहिए, नहीं तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, याद रखना।
अगर इक्वल स्पेसिंग नहीं होगी तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। 3 4 5 6 और इधर कहा 8 से लेकर 24 तक। तो इसमें क्या क्या कर लेने, इसमें इसमें क्या ले लिया जाए, जल्दी से बता दो यार। 4 4 ले लें क्या? हाँ भैया। हाँ ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 0.04, फिर 0.08, फिर 0.12, फिर 0.16, फिर 0.20, फिर 0.24। सही है, सही है। आप कह रहे हैं जब ये 2 है तो ये 0.8 है, तो ये 2 के सामने ले जाओ और ये 0.8 के सामने ले। सही है, ये पहला पॉइंट मिल गया, फर्स्ट पॉइंट मिल गया। अब कह रहे हैं जब ये 3 हुआ कि 0.12 हुआ, 3 0.12 यहां पर मिल रहे हैं। उसके बाद क्या कहे कि जब ये 4.5 हुआ तो 0.15 हुआ, 4.5 यहां कहीं आएगा सेंटर में इसके बीच में, और 0.15 यहां कहीं आएगा यहां। उसके बाद फिर क्या कहे, जब ये 5 हुआ तो 0.20, 5 0.20, और फिर 6 पे 0.24, 6 पे 0.24, और इन सबको कनेक्ट करेंगे हम स्केल से, स्केल से करना है। कहोगे सर एक पॉइंट तो बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यही प्रैक्टिकल में होता है, याद रखो। जब प्रैक्टिकल करोगे ना तुम लोग ऐसे बहुत सारे वैल्यूज निकालोगे वी और आई के, तो कुछ पॉइंट हो सकता है लाइन के बाहर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हम तो ग्राफ से निकालते हैं तो एवरेज वैल्यू मिलती है हमें। जब ग्राफ से कोई चीज निकाला जाता है तो उसकी एवरेज वैल्यू मिलती है, और एवरेज वैल्यू में सब कुछ इंक्लूडेड होता है, ठीक है ना। तो हमारे लिए दिक्कत की बात नहीं, इसीलिए तो ग्राफ का मेथड सबसे बेहतरीन होता है। अब करना क्या है, हमें इनिशियल वाला पॉइंट लेना है ये वाला, और हमें फाइनल वाला पॉइंट लेना है ये वाला, और यहीं से एक ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। इससे क्या फायदा होगा, देखो इससे क्या फायदा होगा, इससे निकलेगा स्लोप। स्लोप बराबर क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वाई की जगह पर वी और एक्स की जगह पर आई। अब डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी ये, इसे डेल्टा वी कहते हैं, और डेल्टा आई ये। कैसे पता चला मुझे, देखो ये वी वाले एक्सिस के सामने है ना, देखो ये किसके सामने है, वी वाले एक्सिस के, तो ये डेल्टा वी है। ये किसके सामने है, आई वाले एक्सिस के, तो ये क्या है, डेल्टा आई है। डेल्टा वी का मतलब क्या है, फाइनल में से इनिशियल माइनस, फाइनल में से इनिशियल माइनस, फाइनल किसके सामने है, 6 के, इनिशियल किसके सामने है, 2 के। तो देखो 6 माइनस 2, और आई का कैसे निकलेगा, ये फाइनल है ये इनिशियल है, फाइनल माइनस इनिशियल, 0.24 माइनस 0.08। समझ में आ रहा है, बोल दो जल्दी से एक बार। हाँ भैया। चलो जी भैया। टाइम अप हो चुका है आज। चलो फिर भी कंटिन्यू कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। कितना हो गया ये, 4 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आंसर, जल्दी से बता दो। 0.16। 0.16। डेसिमल वगैरह हटाओगे तो ऊपर 400 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा। जल्दी से बता दो आंसर कितना आ रहा है। 15। 25। क्या ये स्लोप ही रेजिस्टेंस है, मैं बताया था, याद है, स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, याद आ रहा है। जी भैया। 20 तो ये रेजिस्टेंस है और ये किस में रहेगा, ओम में रहेगा, 15 ओम। सही है, भैया। हाँ 5। हाँ, 25 ओम भैया। अच्छा 25, 15 नहीं आ रहा है। नहीं भैया। चलो
क्लियर है? हाँ अब जी भैया। R इज इक्वल टू V अपॉन आई, V इज इक्वल टू आई आर, और ग्राफ से क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तुम लोग को कर लेना चाहिए यार, तब टेस्ट जाएगा इसके लिए। ठीक है ना, तैयार रहना। जी भैया। ठीक है।